हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिया पढ़ी और क्रिया के यहाँ पर दो भेद पढ़ी। क्रिया क्या होता है? किसी भी वाक्य में जो शब्द किसी काम के होने या करने का बोध कराता है उसे हम क्रिया कहेंगे। और क्रिया के यहाँ पर आपने दो भेद पढ़े हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्म हो। अब कर्म क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं तो काम करने वाले किसी वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कहा जाता है। और यहाँ जैसे पीटर हंस रहा है, इसमें कर्ता आपका पीटर है और हंस रहा है ये पूरा ही आपका क्रिया है। ये दो, इसमें क्या है? क्रिया है और कर्ता है। तो इस काम का जो प्रभाव है वो पीटर पर पड़ रहा है, अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है, और इसके अलावा इसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है। तो यानी कि इसमें कर्म नहीं है। और यहाँ देखिए गौतम सेब खा रहा है, तो यहाँ देखिए खा रहा है ये क्रिया है और कर्ता आपका गौतम है। साथ में यहाँ पर सेब भी लिखा हुआ है, तो सेब यहाँ आपका क्या है? सेब यहाँ पर आपका कर्म है। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी दूसरे पर पड़ता है तो यहाँ पर आपका वो कर्म होता है। तो जिस वाक्य में कर्म हो वो आपका सकर्मक, और जिस वाक्य में कर्म ना हो वो आपका अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसके लिए आपको कर्म पहचानना आना चाहिए, साथ में सकर्मक जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। ठीक है ना? तो ये दो कर्म ये हम पढ़ लिए थे। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक और क्रिया के बारे में बताया जिसमें आपका प्रेरणार्थक क्रिया बताया था। ठीक है ना? तो प्रेरणार्थक क्रिया में आपका क्या? वृक्ष से सेब गिरा, वृक्ष से सेब गिरा, बालक ने छत से गेंद गिराई, बालक ने छत से गेंद गिराई। दो वाक्य यहाँ दिए हैं, जरा इन दो वाक्यों पर गौर करेंगे। वृक्ष से सेब गिरा, इस वाक्य में आप देख रहे हैं जो काम है वो स्वयं हो रहा है, कर्ता स्वयं काम कर रहा है, लेकिन यहाँ बालक ने छत से गेंद गिराई। जो गेंद है वो स्वयं काम नहीं कर रही है, बल्कि उसे बालक जो है उसको काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो गिराई है ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। क्यों? क्योंकि जो करता है वो स्वयं काम नहीं करके बल्कि किसी के द्वारा कराई गई है। ठीक है ना? तो इसलिए ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी में हमने क्या कहा था कि जैसे पहले वाक्य में गिरने का जो काम है वो सेब अर्थात कर्ता ने स्वयं किया, और दूसरे वाक्य में गेंद ने स्वयं गिरने का काम नहीं किया है, बल्कि यह काम बालक अर्थात किसी दूसरे के द्वारा किया गया है। इसलिए इसका यहाँ पर अर्थ क्या हुआ कि कभी कभी कर्ता काम स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वाक्य की क्रिया आपकी क्या कहलाती है? प्रेरित होने के कारण वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो इसकी हमने यहाँ परिभाषा लिखाई थी कि जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करे तब आपका कर्ता की जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर हमने आपको ये सब लिखाए थे कि अकर्मक क्रिया से आप प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं, साथ में सकर्मक क्रिया से भी आप प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया आपकी उठना, तो ये उठना क्या है? ये आपकी अकर्मक क्रिया है। लेकिन जब आप यहाँ इसी का प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो उठाना, उठाना क्या हो जाएगा? किसी दूसरे के द्वारा होगा, प्रेरणा के द्वारा होगा, किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित होगा, तो तभी जाके वो उठाना आएगा। मिलना, मिलाना, सोना, सुलाना, रोना, रुलाना, हंसना, हंसाना, डरना, डराना, ये सभी क्या है? अकर्मक क्रिया से आपकी प्रेरणार्थक क्रिया बनी है। और यहाँ पर सकर्मक आपका पढ़ना, खाना, देना, लिखना, धोना, सुनना, ये सब आपका क्या है? सकर्मक क्रिया। और इससे हमने क्या बनाई? प्रेरणार्थक क्रिया बनाई। जैसे पढ़ना का पढ़ाना, खाना का खिलाना, देना का दिलाना, लिखना का लिखाना, ऐसे ही धोने का धुलाना, सुनने का सुनाना, और जीतने का जिताना, छोड़ना का छोड़ना। ठीक है? अब यहाँ पर देखें दो क्रिया आपके पास होती है। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। लिखिए आप इसको कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अभी तक आपने दो क्रिया पढ़ी, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। यहाँ पर भी आपके पास एक मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया। चलिए आप इन वाक्यों को देखें और इन वाक्यों को देख करके आप बताएंगे कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है। चलें, हेडिंग डालेंगे
मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। देखिए, चोर भागा और चोर भाग रहा था। चोर भागा और चोर भाग रहा था। आप इन दो वाक्यों को लिखिए। पहले वाक्य में मुख्य काम भागना है। मुख्य काम क्या हो रहा है? भागना है। यह मुख्य क्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चोर भाग रहा है। दूसरे वाक्य में क्या लिखा है कि चोर भाग रहा था। ये क्रिया है। क्या है क्रिया? भाग रहा था। जो ग्रीन लाइन में ग्रीन कलर से यहाँ लिखा गया है भाग रहा था, ये भी क्रिया है। और भागना सिर्फ ये भी क्रिया है। अब दोनों क्रिया में क्या अंतर है? इसमें जो है ये आपकी मुख्य क्रिया कहलाएगी। क्यों? चोर भागा। अब दूसरे वाक्य में हमने क्या कहा? चोर भाग रहा था। तो भाग रहा था क्रिया है और इसमें भागना मुख्य काम है। काम क्या है? भागना है, जिसकी सहायता करने वाला अंश यहाँ रहा था। तो ये जो है ये आपका रहा था, ये आपकी मुख्य क्रिया है। क्यों? क्योंकि ये भागने का क्या कर रहा है? यहाँ सहायता कर रहा है, उसका अंश है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये आपकी क्या हो जाएगी? ये अंश जो है मुख्य क्रिया के लिए सहायक क्रिया के नाम से ये जानी जाती है। इसको आप क्या कहेंगे? ये आपकी सहायक क्रिया। ठीक है। तो दो क्रियाएं होती हैं। जैसे आप किसी वाक्य में तो आप सीधे क्रिया लिख देते हैं, मैंने खाया, वो खा रहा था। ठीक है। तो ये रहा था, रही थी, वो भाग रहे थे। तो ये रहा था, रही थी, ये आपकी मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर ये सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ आपकी मुख्य क्रिया भागना हो गया और सहायक क्रिया आपकी रहा था। इस वाक्य के लिए हम बात करें। ठीक है। देखिए चोर यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है। लेकिन इस चित्र से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ वाक्यों को समझना है। मुख्य क्रिया जो काम होता है उसे मुख्य क्रिया कहा जाता है। मुख्य क्रिया के साथ जो सहायक अंश होता है उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रहा था, ये आपकी सहायक क्रिया है। ठीक है। चलिए, इसको आप मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में आपने लिख लिया। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं कि वाक्य में क्रिया का जो अंश मुख्य काम करता है वह मुख्य क्रिया कहलाता है और जो अंश उसकी सहायता करता है वह आपकी सहायक क्रिया कहलाता है। इसको लिख लें कि क्रिया का वाक्य में क्रिया का जो अंश मुख्य काम करता है वह मुख्य क्रिया कहलाता है और जो अंश उसकी सहायता करता है वह आपकी सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ लिया। सकर्मक जिसमें कर्म होता है, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। अब यहाँ पर हमने बात की इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता काम स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित होने के बाद काम करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। और एक और हमने यहाँ पर टॉपिक पढ़ा सकर्मक सहायक मुख्य और सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या होती है? जो क्रिया होती है और जो उसका अंश होता है उसको मदद करती है कंप्लीट करने में, उसको पूरा करने में, वो आपकी सहायक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। तो इसको लिख रहे हैं कि वाक्य में क्रिया का जो अंश मुख्य काम करता है वह आपकी मुख्य क्रिया कहलाती है और जो अंश उसकी सहायता करता है वो आपकी सहायक क्रिया कहलाती है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पूर्वकालिक क्रिया। हेडिंग डालेंगे पूर्वकालिक क्रिया। चले, पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए वाक्य में कुछ क्रियाएं, कुछ काम जो है मुख्य क्रिया से पहले घट चुकी होती है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी काम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। और उस काम के चलते हुए या उस काम के जो काम चल भी रहा है उससे पहले उसने कुछ काम कर दिया है। जैसे यहाँ पर एक आदमी आप देख रहे हैं। ठीक है। ये सो रखे हैं, ये सोए हुए हैं। मैं यहाँ क्या लिखूं कि पिताजी खाना खाकर सोए। पिताजी खाना खाकर सोए। चलिए इसी उदाहरण को देख लेते हैं। इसी में ये सेठ जी हैं। सेठ जी खाकर
लेट गए। सेठ जी खाकर लेट गए। दूसरा वाक्य देखिए, रीना रूठ कर चली गई। दो वाक्य दिए हैं, लिखेंगे इसे भी। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, यानी कि कोई काम हुआ, उस काम होने से पहले भी कोई काम हुआ था, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया। कोई काम किया, उस काम को करने के बाद आप फिर से कोई काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताएगा ये। तो दो उदाहरण लिखेंगे, सेठ जी खाकर सो गए, और दूसरा आप लिखेंगे कि रीना रूठ कर चली गई। ये दो वाक्य लिखे हुए हैं। अब देखिए, पहले वाक्य में खाकर से ये पता चलता है कि खाने का जो काम है वो लेटने से पहले हुआ है। जो खाने का काम हुआ है वो लेटने से पहले हुआ है, यानी कि यहाँ पर लेट गए ये भी क्रिया है, लेकिन इस क्रिया से पहले उन्होंने काम किया, सेठ जी ने क्या, खाने का काम किया, तो ये काम पहले हो गया। दूसरे वाक्य में आप देख रहे हैं रूठ कर, ये दूसरे वाक्य में रूठ कर से ये पता चलता है कि रूठने का काम चले जाने से पहले हुआ है, यानी कि जस्ट इस काम से पहले दो काम हुआ ना, जो चली गई ये तो क्रिया है इसमें, लेकिन इससे पहले भी क्रिया हुआ है, इससे पहले भी काम हुआ है। इसको ही हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि क्रिया से पहले क्रिया ही हुई है, क्रिया से पहले काम हुआ था। जैसे लेट गए, यहाँ पर ये काम हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी काम हुआ है खाकर, तो ये कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। तो इसी को कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। और अब आप इन दो उदाहरणों को लिखने के बाद इसे ना लिखें, ये तो समझाने के लिए था, आप इसे लिखेंगे कि वाक्य में मुख्य क्रिया के करने या होने से पहले हुए कार्य का बोध कराने वाला जो शब्द है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य कार्य तो आपका क्या है, लेट गए या फिर ये चली गई, ये तो आपकी मुख्य क्रिया है, क्योंकि इसमें मुख्य काम तो ये हुआ है। लेकिन इस मुख्य क्रिया से पहले भी क्रिया हुई है, यहाँ पर भी ये आपकी मुख्य क्रिया है, ये आपकी मुख्य क्रिया है। और इस मुख्य क्रिया से पहले आपका क्या हुआ है, एक पूर्वकालिक क्रिया हुई है, तो यहाँ खाकर क्या हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार रूठ कर भी आपका पूर्वकालिक क्रिया है, ये भी आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है ना, तो इसे लिखें। तो ये आपका पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। चलिए, तो सकर्मक क्रिया पढ़ लिया, अकर्मक क्रिया पढ़ लिया, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ लिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया आपने पढ़ ली, साथ में आपने पूर्वकालिक क्रिया के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो क्रिया आपको समझ में आया। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए क्रिया के मूल रूप में कर जोड़ा जाता है। और ध्यान दीजिए कि पढ़ना, लिखना, मुड़ना आदि क्रियाओं के मूल रूप, देखिए क्रिया का जो मुख्य रूप होता है, मूल रूप होता है, वो ये है, पढ़, लिख, मुड़, जा और देख। इस प्रकार इन क्रियाओं से बनी पूर्वकालिक क्रियाएं इस प्रकार हैं। देखो यहाँ क्या कहा गया है कि पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए क्रिया के मूल रूप में क्या लगा देते हैं, कर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, कर जोड़ा जाता है। और यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो पढ़ना है इसका मुख्य रूप क्या है, इसका जो मूल रूप है वो पढ़, लिख, मुड़, जा और देख है। इसी में आप क्या लगा देंगे, कर लगाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पढ़कर, मुड़कर, लिखकर, ये सभी आपके पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। चलिए इसे भी आप नोट डाउन करें, आगे भी यहाँ पर कुछ और भी है। तो लिखना, लिख, और इसमें कर लगाएंगे तो लिख कर,
जाना, जाकर, देखना, देखकर, करना। इसका जो मुख्य रूप है ये है आपका कर, और इस पर आप लगाएंगे कर, तो कर के, कर धन कर, ये कर गलत होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे कर की। ठीक है, चलिए इसे जल्दी नोट डाउन करें। तो अब आप देखिए, आपने क्रिया के बारे में पढ़ लिया, यहाँ क्रिया क्या होती है। दूसरा आपने पढ़ा सकर्मक क्रिया, और तीसरा आपने पढ़ा अकर्मक क्रिया। ठीक है, चौथा आपने पढ़ा प्रेरणार्थक क्रिया। फिर आपने पढ़ा मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। और अंतिम में यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, ये आपकी पूर्वकालिक। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इस क्रिया के जो टॉपिक में पढ़ लिया, और ये सारे टॉपिक कवर किए, साथ में इनके उदाहरण भी पढ़ लिए। क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहा जाता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, मुख्य और सहायक क्रिया क्या होती है, और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, इन सभी टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जब भी आप क्रिया करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो काम आपका किस समय हो रहा है, और जब समय बदलता है तो फिर उस क्रिया को भी बदलना पड़ता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, हम ये कल हमने पढ़ा, ठीक है, हम पढ़ने की जब बात करते हैं, तो जब मैं शुरू में आपसे इंट्रोडक्शन होता है तो हम क्या कहते हैं, कल की क्लास में हमने ये पढ़ा और आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, दो शब्द मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको कि हम यहाँ दो चीजें कहते हैं। पढ़ाई की हम बात करें, और पढ़ाई क्या है, एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है। मैंने कहा आपसे, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताती हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा और आज हम ये पढ़ेंगे, दैट मीन्स काम तो दोनों ही है और काम भी एक ही है, लेकिन यहाँ समय का अंतर हो गया है, और समय बदलने से क्रिया में भी परिवर्तन आ गया है। मैंने क्या कहा कि कल की क्लास में हमने ये पढ़ा और आज हम इसको पढ़ेंगे, यही कहेंगे, यही कहा। यानी कि समय परिवर्तित होने पर ये दोनों भी परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो काम जिस समय होता है उसके अकॉर्डिंग उस क्रिया को भी बदलना पड़ता है। ठीक है, आपने कहा कल मैंने ये खाया था, या फिर खाया, इस प्रकार से बोलेंगे। आज मैं ये खा रहा हूँ, या मैं ये खाता हूँ, या फिर मैं इसको खाऊंगा। तो ये बदल खाना, काम तो एक ही हो रहा है, काम एक ही है, खाने का ही काम हो रहा है, लेकिन शब्द क्यों बदल रहे हैं, शब्द समय के अनुसार बदल रहे हैं, क्योंकि क्रिया जो है समय के साथ बदलती है। तो आइए हम अब नया एक टॉपिक यहाँ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्रिया जो है समय के साथ बदलती है, तो हम समय को कहते हैं काल। ठीक है, और इसी काल से आपके यहाँ पर हम क्रिया को भी पढ़ेंगे कि काल के अनुसार आपकी जो क्रियाएं हैं वो कैसे बदलती हैं। अर्थात जो आपने कल पढ़ा, यानी कि वो आपका पहले आप पढ़ चुके हैं, जो आप पढ़ेंगे वो आप आज की क्लास में अब पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये तीन जो है यहाँ पर इसी के आधार पर काल को भी परिवर्तित किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं काल, और सभी हेडिंग डालेंगे काल। ठीक है,
तो नया टॉपिक इसी में प्रश्न उत्तर हम साथ में करेंगे दोनों की। चलिए, तो आज यहाँ पर आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो है काल। चलिए, हेडिंग डालेंगे आप काल। चलिए, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये काल जो है कहाँ से आया। हम क्रिया पढ़ रहे थे और क्रिया से हम काल पर क्यों आ गए। इसके बाद हमारा काल पढ़ने का औचित्य क्या है, क्या इसका मीनिंग है। तो जैसे कि इससे पहले मैंने कहा कि आप जब क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, तो काम वही होता है जैसे आपने कल पढ़ा, आज हम पढ़ाएंगे और अभी हम पढ़ रहे हैं। तो समय परिवर्तन के साथ साथ आपकी जो क्रिया है वो भी बदल जाती है, शब्द में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और इसी के आधार पर यहाँ पर हम काल के भेद पढ़ेंगे कि जो काम हो चुका है उसे क्या कहा जाएगा और उस काल में क्या कहा जाएगा। जो काम हो रहा है उसे क्या, कौन सा काल कहा जाएगा, और जो आप हम करेंगे उसे कौन सा काल कहा। तो यहाँ कबीरदास जी का एक दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। तो इस दोहे में कबीरदास ने आने वाले समय में किए जाने वाले काम को आज, यानी कि जो कल आप काम करने वाले हैं, काल करे सो आज करे सो अब, यानी कि जो काम, कबीरदास जी क्या हमें संदेश देते हैं कि आपको जो काम कल करना है उसे आप आज ही करें, और आज जो आपको काम करना है उसको बाद के लिए मत छोड़ें, उसको आप अभी करें। क्योंकि पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। हो सकता है पल में ही प्रलय हो जाए, तो फिर बाद में कब करें। प्रलय का मतलब कोई भी अड़चन आ सकती है और जो काम आपको कल करना था वो आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ प्रलय का मतलब सिर्फ प्रलय से नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे जो सोशल है, जो हमारा काम है, हम कई जगह फंस जाते हैं। बीच में हो सकता है कोई बाधा आ गई, आप नहीं कर पाए उस काम को, और जो आप सोच रहे हैं कि शाम को ये काम करना है, हो सकता है बीच में आपका कोई और काम पड़ जाए, तो आप उस काम को अभी करें। तो कबीरदास जी इस समय की जो है यहाँ पर हमें क्या दे रहे हैं, बड़ा संदेश उन्होंने दिया है काल के लिए, समय के लिए, कि समय जो है, जो आप कल काम कर रहे हैं उसको अभी करें, और जो आज करना है उस, जो कल करना है उसे आज करें, और आज का काम अभी करें, क्योंकि कल में कुछ भी हो सकता है, फिर बाद में कब करोगे। इस दोहे में कबीरदास जी ने अपने आने वाले समय में किए जाने वाले काम को आज, और आज के काम को अभी करने की सलाह दी है। इस प्रकार उन्होंने भविष्य के काम और वर्तमान के काम की चर्चा की है। ठीक है, तो देखिए, हाँ, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बीते समय में होते हैं। इन कामों की सूचना क्रिया देती है, और क्रिया शब्द ही किसी काम के करने या होने के बारे में आपको बतलाती है। ठीक है, समझ गए बात। क्रिया से ही आपका ये काल आया है। कबीरदास ने क्या कहा है, जो काम आप कल कर रहे हैं उसे आज करें, और आज का काम अभी करें। क्यों, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बीते समय में होते हैं। पता है आपको, जैसे कि हमने कल पढ़ा, मैंने आपसे एक उदाहरण कहा कि हमने कल ये पढ़ा था। ठीक है, कुछ हम आगे करेंगे, आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे, यानी कि भविष्य में पढ़ने वाले हैं, और इन कामों की सूचना क्रिया देती है। और ये हमें कैसे पता चलता है कि ये काम कब हुआ, इनकी सूचना हमें क्रिया से ही मिलती है। ये जो काम हुआ है ये किस समय में हुआ है। ठीक है, आप पूरे वाक्य में देखेंगे तो आपको क्रिया देखकर ही पता चलेगा कि काम किस समय में हुआ था या कब होगा। ठीक है, तो ये जो काल की पहचान है वो हमें क्रिया ही कराती है। क्रिया शब्द ही किसी काम के करने या होने के बारे में हमें बतलाता है, साथ ही इसके अलग अलग रूप हमें काम के करने या होने के समय अर्थात काल की जानकारी भी देते हैं। तो इसलिए हम क्रिया के बाद काल पर आए हैं, क्योंकि क्रिया से हमें पता चलता है कि कौन सा काम किस काल में हुआ है, कब हुआ है। ठीक है, तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने या उसके घटित होने के समय का, जैसे कि मैंने कहा कि क्रिया तो होती है लेकिन किस समय में हुई काम या किस समय में काम हुआ है, उससे ये डिपेंड करता है कि वो क्रिया से हमें पता चलता है, क्योंकि
समय के अनुसार क्रिया भी बदल जाती है। तो वो समय का बोध हो, वह आपका क्रिया का काल कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिखिए आप। ये सब आपको नहीं लिखना है, बस आपको क्या लिखना है, काल लिखना है। और काल लिख करके आपको इस परिभाषा को लिखनी है कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या उसके घटित होने के समय का बोध हो। ठीक है, कि वो जो काम हुआ है वो किस समय हुआ है, उसे ही हम क्रिया का काल कहते हैं। चलिए इसे जल्दी नोट डाउन करें। इसमें लिखें कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या उसके घटित होने के समय का बोध हो, वह क्रिया का काल कहलाता है। अब जैसा कि मैंने क्या कहा कि काम आपका अलग अलग समय में होता है। आप किसी काम को पहले कर चुके हैं, कल का काम जो आपने किया उसके लिए आप अलग शब्दों का यूज करेंगे, अलग जो आपकी क्रिया है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कल हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं और आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो अलग अलग समय के अनुसार पढ़ना जो आपकी क्रिया है, इसको हमने अलग अलग यहाँ पर प्रयोग किया है। इसी के आधार पर आपके काल के भी भेद हैं। ठीक है, तीन यहाँ पर काल के भेद हैं, तीन प्रकार के काल हैं। ठीक है, तो काल के भेद हेडिंग डालें। पहला है आपका काल के तीन भेद हैं। बीते समय में, भूत में किया गया कार्य या घटित हुआ कार्य, अभी चल रहे काम जिसको वर्तमान में किया जा रहा या घटित हो रहा काम, और आने वाले समय यानी कि भविष्य में किया जाने वाला काम या घटित होने वाला काम। इस प्रकार से काल के तीन भेद हुए। यहाँ पर काल के तीन भेद हैं। जो काम बीते समय में हो चुका है उसे आप भूतकाल कहेंगे। जो काम अभी वर्तमान में चल रहा है उसे आप, जो आपका चल रहा है उसे वर्तमान कहेंगे। और जो काम आपके आगे आप करने वाले हैं, भविष्य में उसे करने वाले हैं। अब भविष्य वो आपका 1 घंटे बाद भी हो सकता है और वो 1 साल बाद भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी हम 1 घंटे बात कर रहे हैं, ये वर्तमान ही है। अभी देखिए वर्तमान में जो काम चल रहा है वो तो वर्तमान में आएगा। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास हो सकता है आपकी 5 मिनट के बाद हो, तो पढ़ेंगे अर्थात यहाँ पर भी आपका भविष्य काल में ही आएगा, या फिर हो सकता है हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। ठीक है, तो वो आपका भविष्य काल में ही आएगा। तो लिखें यहाँ कि काल के तीन भेद हैं। पहला है आपका भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है आपका भविष्य काल। चलिए, किसी काम के करने या घटित होने के समय तीन प्रकार के हो सकते हैं। किस प्रकार के? बीते समय में आप जब काम करते हैं या जो आपने काम किया है या जो घटित हुआ है, जो काम आपने कर लिया है, वो आपका भूतकाल कहलाएगा। दूसरा, अभी जो आपका काम चल रहा है इस समय में, वो आपका वर्तमान काल कहलाएगा। और आने वाले समय में जो काम आप करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, वो आपका भविष्य काल कहलाएगा। चले, तो काल क्या होता है? जो शब्द हमें क्रिया के बारे में बताता है कि क्रिया किस समय में हुई है, उसे ही हम काल कहेंगे। ठीक है, और काल के तीन भेद बताए, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल और भविष्य। चलिए, इतना तो आप समझ गए हैं। अब क्रिया को देखते हैं किस प्रकार से आपका भूत, वर्तमान और भविष्य की बात की गई है। तो देखें, पहला है आपका भूतकाल, और पहली हेडिंग डालें भूतकाल। पहला है भूतकाल, और यहाँ देखें दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। उसने पत्र लिखा, और दूसरा है गीतिका सो गई है। उसने पत्र लिखा और गीतिका सो गई है। इन
वाक्यों में क्रमशः लिखने और सोने का काम बीते समय में पूरा हो चुका है, इसलिए पढ़ा और सो गई क्रियाएं भूतकाल में। किस काल में है? भूतकाल में। पढ़, उसने पत्र लिखा, वो ना तो लिख रहा है और ना ही लिखेगा, तो देखो इसको आप इसके समय को सिर्फ और सिर्फ क्रिया को देख करके आप पहचानेंगे। इस क्रिया के द्वारा ही आप इसके काल को पहचानते हैं, ठीक है ना। क्रिया से ही आपको काल का पता चलता है। तो लिखा यानी कि पहले लिखा होगा, ठीक है, यानी कि वो लिख चुका है, तो ये भूतकाल की बात है। और गीतिका सो गई यानी कि सो चुकी है, तो ये भी आपको भूतकाल की बात बता रहा है। तो अभी आप लिखेंगे कि क्रिया का वह रूप जिससे इस बात का पता चले कि क्रिया बीते गए समय में पूरा हो चुकी है या पूरा हो चुकी है। जो काम है वो बीते समय में पूरा हो चुका, ठीक है। इससे आप लिखें यहाँ पर जो काम है वो बीते समय में पूरा हो चुका है। तो देखिए भूतकाल में क्रिया के करने या होने का समय अलग अलग हो सकता है। देखो भूतकाल में भी समय अलग अलग हो सकता है। कैसे? यहाँ देखें, पीटर ने पत्र पढ़ा, पीटर पत्र पढ़ चुका है, पीटर ने पत्र पढ़ा होगा, पीटर जो है पत्र पढ़ चुका है, पीटर पत्र पढ़ रहा था, और पीटर आता तो पत्र पढ़ लेता। अब यहाँ देखें ये सारे ही काम भूतकाल में हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी अलग अलग समय बताया गया है। यहाँ पर भी अलग अलग समय हो सकते हैं। जैसे इन वाक्यों में पढ़ना क्रिया के अलावा ये अलग अलग रूप आए हैं, ठीक है। कौन कौन? जिसमें भूतकाल में काम के घटने की अलग अलग स्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। इससे यह पता चल रहा है कि काम बीते समय में चल रहा था या बीते समय में हो चुका था, ठीक है। तो देखो यहाँ पीटर ने पत्र पढ़ा, तो ये तो काम पूरा हो गया है। यहाँ पर पीटर पत्र पढ़ चुका था, ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। पीटर ने पत्र पढ़ा होगा, संभावना, ठीक है। पीटर पत्र पढ़ रहा था, अब ये देखें ये आपका भूतकाल में काम चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ ये जो था है ना, ये आपको भूतकाल की बात बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पीटर आता तो पत्र पढ़ लेता, तो ये भी संभावना है, ठीक है। अब आगे इसको हम कल की क्लास में और इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो समय है वो किस प्रकार से आपके अलग अलग यहाँ पर विभाजित हैं। तो अभी आप भूतकाल की परिभाषा लिखें कि भूतकाल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिसमें इस बात का पता चले कि क्रिया बीते समय में पूरी हो चुकी है, ठीक है, या बीते समय में वो हो रही थी, ठीक है, या फिर संभावना भी यहाँ पर आप जता सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे जो काल के और भेद हैं और साथ में भूतकाल को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।